नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग बिजोलिया किसान आंदोलन के आगे के चरणों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे के चरणों में क्या घटनाएं घटी। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब हमने इसका जो पहला चरण पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि जो लोग थे बिजोलिया के वो बहुत सारी जो लाग बाग हैं, लगभग 90 प्रकार के जो लाग बाग हैं उनसे परेशान थे और अ, जो ठिकानेदार हैं उनके अत्याचारों से वो परेशान थे। इसी के कारण उन्होंने लगभग 1897 में उन्होंने आंदोलन चालू कर दिए, जहां उन्होंने अपनी मांगे ठाकुर के सामने, पहले महाराणा के सामने रखी और बाद में जब महाराणा ने कोई रुचि नहीं दिखाई तो ठाकुर के सामने रखी। लेकिन ना तो महाराणा और ना ही ठाकुर, दोनों ठिकानेदार जो थे, दोनों ही सुधार करने की सुधार करने के इच्छुक नहीं थे। इसीलिए ये जो आंदोलन है 1914 के बाद में विजय सिंह पथिक एक प्रोमिनेंट क्रांतिकारी थे, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा और उन्होंने इस चरण को एक गति दी अपनी प्रेजेंस से। ऐसा कहते हैं कि इनका जो ओरिजिनल नाम था वो भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह था और ये इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये बहुत सफल नहीं हुई और अंततः इनको पकड़ लिया गया था। और बाद में जब इन्हें टॉडगढ़ जेल में रख दिया गया था, पकड़ के रख दिया गया था, तब ये चुपचाप निकल गए थे और अपना नाम बदल के, अपना हुलिया चेंज कर लिया और अपना नाम बदल करके विजय सिंह पथिक कर लिया और मेवाड़ के गांव में जाके वो समाज सेवा के कार्य करने लग गए। और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ग्रामवासियों को शिक्षित करने के लिए एक विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना भी की। और जैसे ही ये इस सभा ने लोगों को शिक्षित करना शुरू किया, और तो ये जो सभा है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई किसानों में। और इसी की पॉपुलैरिटी से प्रभावित होकर कि माणिक्यलाल वर्मा, जो कि बिजोलिया ठिकाना में ही एक एम्प्लॉय थे, वो भी पथिक जी के संपर्क में आए और उन्होंने अपनी जो ठिकाने की जो जॉब है उसको छोड़ दिया और वो विद्या प्रचारणी सभा के ही मंत्री बन गए। इसी तरीके से माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीता रामदास, जो कि पहले भी किसानों के मुद्दों को लेकर क्रांति कर ही रहे थे और उनकी बात को महाराणा और ठिकानेदार के सामने रख ही रहे थे। साधु सीताराम, भंवरलाल सुनार, प्रेमचंद भील, इन सब लोगों ने किसानों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की और उन्होंने किसानों को एक पंचायतों के रूप में संगठित किया और साथ ही साथ उन्होंने मोटिवेट किया कि वो युद्ध कोष में धन जमा नहीं करें। जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ तो ठिकानेदारों ने और महाराणा ने किसानों से युद्ध कोष में धन जमा करने का आदेश दिया था। तब इन्होंने कहा कि हम धन जमा नहीं करेंगे और किसानों को भी इसी तरीके से धन जमा न करने का आग्रह किया। और इन पंचायतों के माध्यम से किसानों को संगठित किया गया और इस संगठन के माध्यम से महाराणा और जागीरदारों को जो किसान की समस्याएं हैं उनसे परिचित कराया गया। साथ ही साथ पथिक जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और वो ये काम था कि उन्होंने समाचार पत्र, प्रताप नाम से था, उसे निकाला, उसको पब्लिश किया उन्होंने। और ये जो प्रताप नाम से जो पेपर था ये पूरे ऑल इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हुआ और इस पत्रिका ने, इस न्यूज़पेपर ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में प्रसारित कर दिया। और बिजोलिया के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि हम अब किसी भी हाल में, क्योंकि ना तो महाराणा सुनने को तैयार है ना ही ठिकानेदार सुनने को तैयार है, तो हम अब क्यों शोषण सहे किसी का। हम अब जब इन्होंने हमारी स्थिति को सुधारना ही नहीं है तो हम भी इनकी बातों को अब नहीं मानेंगे और बेगारी किसी हाल में नहीं करेंगे और इनके अत्याचारों के सामने नहीं झुकेंगे। जब ठिकाने ने देखा कि जो किसान है वो एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं इन नेताओं के नेतृत्व में और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो ठिकानेदार ने इन लोगों को
बंदी बना लिया, किसानों को बंदी बना लिया, और जो और किसान थे उनको बंदी बना लिया। लेकिन जो किसान है वो हर तरीके के अत्याचारों को सहन करते हुए भी इस आंदोलन को आगे लेकर बढ़ते रहे। और किसानों ने ये जो बर्बर अत्याचार किया, इसकी चर्चा समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश में होने लगी, जिसके कारण विवश होकर के महाराणा ने अप्रैल 1919 में एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया उन्होंने। और इसमें इस आयोग ने भी यही कहा कि अपनी जांच में ये पाया कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो उनके आंदोलन उचित हैं, क्योंकि किसानों के पास में उन इतने ज्यादा लाख बाग उनसे वसूल किए जाते हैं कि उनके लिए 2 जून की रोटी का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। और बेगारी को इसी आयोग ने ये भी सिफारिश की कि कुछ लागतों को और बेगारी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन महाराणा ने इस आयोग की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया और किसानों पर अत्याचार वो पहले की भांति ही होते रहे। इसी बीच फिर से जो ठिकाने हैं उसने भूमि पर लगान बढ़ा दिया। जब पथिक जी हैं उनके नेतृत्व में कहा गया कि भूमि को पड़त ही छोड़ दिया जाए, लेकिन ठिकानेदारों ने और भी ज्यादा नशे से अत्याचार करना शुरू कर दिए और किसानों की एक तरीके से करों के माध्यम से कमर ही तोड़ने की कोशिश की। तब इस आंदोलन को गांधी जी का भी नेतृत्व मिला और उसकी भी चर्चा पूरे देश में होने लगी, जिससे विवश होकर के महाराणा ने फिर से एक बार जांच आयोग बनाया। इस जांच आयोग में भी किसानों की शिकायतों को सही पाया गया और कुछ लागतों को और बेगार को कम करने की सिफारिश की गई। लेकिन पिछली बार की ही तरह इस बार भी महाराणा ने इस आयोग की रिपोर्ट पर, इसकी जांच पर कोई कार्रवाई नहीं की और जो लागतें हैं, जो लागत है और जो बेगारी है वो पूर्व की भांति चलते रहे। महाराणा संभवतः इन लाख बागों को और बेगारी को कम इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि महाराणा को भी ठिकानेदारों और जमींदारों का सहयोग चाहिए था। इसलिए महाराणा और ठिकानेदार दोनों एक हो गए किसानों का शोषण करने में। लेकिन किसान जो बिजोलिया आंदोलन है पूरे देश में पॉपुलर हो रहा था किसानों का यह आंदोलन, और इसका प्रभाव मेवाड़ के जो अन्य क्षेत्र हैं उन पे भी पड़ने लगा। और इसी समय 1917 में हम जानते हैं कि रूस में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति हो रही थी वहां पे भी। तो जो ब्रिटिश सरकार है उसको इस क्रांति में बोल्शेविक क्रांति नजर आने लगी और इस कारण से उन्होंने ये जो बिजोलिया आंदोलन था इस पर उन्होंने काफी ध्यान से गौर करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच में 1920 में फिर से 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल गया और ये जो आंदोलन था वो बहुत ही ज्यादा अपने जोरों पर था। 1920-21 में ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन से निपटने में भी बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही थी। साथ ही साथ ये जो किसानों का आंदोलन अब केवल ना बिजोलिया तक सीमित रह गया था, बल्कि ये अब बेगू, परसोली जो आसपास की जो जागीरें थी वहां तक ये फैल गया था। 1921 में तो बेगू के जो ठिकानेदार हैं उन्होंने किसानों पर बहुत ही ज्यादा बर्बर अत्याचार किए। जब यहाँ के बेगू के जो किसान हैं वो अपनी शिकायत लेके महाराणा के पास गए तो महाराणा ने मिलने से ही इनकार कर दिया और साथ ही साथ महाराणा ने किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए मेवाड़ भील कोर की सहायता मांगी। इसी समय जो भील क्षेत्र है मेवाड़ के, वहां पर भी महाराणा के विरुद्ध बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ रहा था। 1921 में परसौली के किसानों ने भी लगान देने से इनकार कर दिया और सरकार के जो दरबार के जितने भी जो प्रतिबंध हैं उनको मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। इसी तरीके से 1921 में भी भिंडर में भी असंतोष व्याप्त हो गया था। तो बिजोलिया से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो आसपास के जितनी भी जो जागीर हैं उनमें
फैलता ही जा रहा था। यद्यपि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं हो तब तक वो ठिकाने जैसे मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करती थी, क्योंकि वो उन्हें एक इनका आंतरिक मामला मानती थी। लेकिन जब किसानों के आंदोलन में उन्हें बोल्शेविक क्रांति दिखने लगी, दूसरा उनके ऊपर असहयोग आंदोलन के साथ साथ में किसान आंदोलन का भी बोझ पड़ गया, तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें किसानों को थोड़ा सा अपीज करने के लिए महाराणा से बात की, और उनको कहा कि आप किसानों की समस्याओं को एड्रेस करें, और ये भी कहा कि महाराणा अगर चाहें तो वो अपनी जो लागतें हैं, जो अन्यायपूर्ण लागतें हैं और बेगार हैं, इनको खत्म करें, तो ये आंदोलन है वो बहुत ही आसानी से खत्म हो सकता है। लेकिन महाराणा ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, और दूसरी तरफ जो किसान है वो किसी भी तरीके से समर्पण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ब्रीद मिल रही थी असहयोग आंदोलन से भी। और इसी समय मेवाड़ में वंदे मातरम की गूंज भी चारों तरफ फैलने लगी, जिससे घबरा करके एजीजी, जो राजस्थान के राजपूताना के एजीजी थे, उन्होंने मेवाड़ के कुछ जो असंतोष क्रिएट करने वाले जो एरिया थे वहां का उन्होंने दौरा किया, और यहाँ के और वो बेगू के, परसोली के और बिजोलिया के, इन सब के जो किसान हैं उनसे वो मिले। अल्टीमेटली उनके प्रयासों से 1922 में एक समझौता हुआ जमींदारों और किसानों के बीच में, और इसमें भी उन्होंने यही इसमें ये डिसाइड किया गया कि किसानों से जो बहुत सारी जो लागतें हैं वो अब वसूल नहीं की जाएंगी, और साथ साथ में उनकी जो लगान है उसे भी कम कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ में बेगार है उसको भी बिना किसी रीजन के नहीं लिया जाएगा जब तक कि बहुत ही खराब सिचुएशन नहीं हो। तो इस 1922-23 तक किसानों ने भी अत्याचार सहन करने की एक मतलब एकदम पराकाष्ठा ही उनकी थी, और उन्होंने उस अत्याचार सहन किया। मेवाड़ सरकार ने जो अत्याचार उनके ऊपर किए थे आंदोलन करने की वजह से, उनको उन्होंने सहन किया, लेकिन उन्होंने अपने संगठन को बचाए रखा, उसको टूटने नहीं दिया। महाराणा क्योंकि ना ठिकानेदार उनकी समस्याओं को हल कर सके, ना ही महाराणा उनकी समस्याओं को हल कर सके, तो अल्टीमेटली एजीजी को, राजपूताना के जो एजीजी है उनको हस्तक्षेप करना पड़ा, और अल्टीमेटली जाकर के 1923 में जमींदारों और किसानों के बीच में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन ना तो ब्रिटिश सरकार 1922 के समझौते को फुलफिल करना चाहती थी, और ना ही जमींदार उसको फुलफिल करना चाहते थे। इसके कारण जो समझौते जमींदारों और किसानों के बीच में किए गए थे वो फर्टिलाइज नहीं हुए, उनमें उनकी क्रियान्विति नहीं हुई, और जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हो गया उसके बाद में एजीजी भी किसानों के प्रति उदासीन हो गए, और जो जमींदार हैं वो भी पुराने जो पुराना अपना पैटर्न था, अपना पूरा ढर्रा था उसके ऊपर आ गए, और उन्होंने फिर से किसानों के साथ में अत्याचार करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से किसानों के पे अत्याचार लगातार हो ही रहे थे। इसी कारण से हम अब दूसरे से तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं बिजोलिया आंदोलन की। जो तीसरा चरण है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।